12th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुवन के पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर उसका नाम था ईसुन और उसके लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो एक राजा का बेटा तो था। तभी मेड आकर ईसुन से उसे पढ़ने के लिए कह रहा था क्योंकि राजा ने उसे महल में बुलाया, लेकिन ईसुन मना कर देता है कि मेरा मन नहीं। अब उसके बाद वो एक जगह पर आता है जहाँ पर हम वॉलसिंग को देखते हैं, यानी कि दोही को, जो डांस कर रही थी और ईसुन की तो नज़र दोही से हटती ही नहीं। जब वॉलसिंग की नज़र ईसुन पर पड़ी, वो अपने डांस को रोक देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ईसुन उसे रोकता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, और क्या तुम मुझे जानती हो? तो वॉलसिंग कहती है कि तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम तो राजा के बेटे हो ना। तभी मेड भी वहाँ पर आ गया था और उसने वॉलसिंग को वहाँ पर देख लिया, लेकिन वॉलसिंग वहाँ पर चली जाती है और मेड ईसुन से कह रहा था कि पढ़ाई ना करने का बहाना था तुम्हें पहले ही मिल चुका है। फिर वो पूछ रहा था क्या तुम उस लड़की को जानते हो? मेड बताता है कि हाँ, ये लड़की एक डांसर है, इसका नाम वॉलसिंग है और ये हनियांग से यहाँ पर आई है। अब रात के सीन में हम ईसुन को देखते हैं जो एक जगह पर चाय रखा था और वहाँ पर काफ़ी सारे डांसर थे जिनमें कि वॉलसिंग भी होती है। वॉलसिंग तो ईसुन को देखकर वहाँ से चली गई थी। अगले दिन फिर से ईसुन उसी जगह पर आता है जहाँ पर वॉलसिंग भी आई थी। अब वॉलसिंग तो सुन को देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुन उसे रोकता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं बस तुम्हें देखने के लिए वहाँ पर गया था, मेरी और कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। लेकिन वॉलसिंग तो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सुबह हम सुन को घर पर देखते हैं जो अपने मेट से कह रहा था कि आज तो मैं पढ़ाई करूंगा। मेट भी हैरान होता है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया। अब सुन तो वही उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वॉलसिंग रोज डांस करने के लिए आती है। ऑब्वियस सी बात है, वो वॉलसिंग को देखने के लिए वहाँ पर गया था। वॉलसिंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है तुम देखो तो सही, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये जगह काफ़ी अच्छी होगी पढ़ाई करने के लिए, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वॉलसिंग मना करती है और अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। अगले दिन भी सुन वहीं पर आ गया था, लेकिन इस बार वो सो रखा था। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसके सामने वॉलसिंग होती है और वो एक बार को देख के डर जाता है, फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे रोज हो रहा था। वॉलसिंग और ईसुन एक ही जगह पर आकर अपनी अपनी प्रैक्टिस करते थे और एक दूसरे को देखकर स्माइल भी पास कर रहे थे। वहीं एक दिन जब वॉलसिंग प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका एक शू पानी में गिर जाता है। तो सुन बोलता है कि तुम मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और वो पानी के पास जाने लगता है तो देखता है कि शू तो काफ़ी गहराई में चला गया है, लेकिन जैसे तैसे करके वो शू ऊपर ले आया था। वॉलसिंग को तो अपने शू की पड़ी ही नहीं थी। वो सुन से पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारा शू सही सलामत ले आया। वो बोलती है शू की किसको पड़ी है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। अब ये बात सुनकर सुन को भी अच्छा लगता है, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? अब वॉलसिंग चुप कर जाती है और सुन को अचानक से छींकें लगनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। तो वहीं पर वो आग लगा लेते हैं और ऐसे ही रात हो गई थी। वो दोनों आग सेक रहे थे तो वॉलसिंग कहती है कि तुम्हें अपने कपड़ों को सुखा लेना चाहिए, लेकिन सुन कह रहा था मैं पहले तुम्हारे शू को सुखा देता हूँ फिर कपड़े सुखा लूंगा। तो वॉलसिंग सुन को देखकर स्माइल करती है। अब सुन वॉलसिंग से पूछ रहा था कि तुम हनियांग से यहाँ पर क्यों आई? तो वो बताती है कि मैंने एक हाई रैंक ऑफिसर के आगे डांस करने से मना कर दिया, तो मुझे हनियांग से निकाल दिया और मैं यहाँ पर आ गई। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरा डांस करने का मन नहीं तो मैं अपना हाथ भी नहीं हिला सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे फायरफ्लाइज आ गए थे और मौका देखकर सुन तो प्रपोज कर देता है वॉलसिंग को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुनकर वॉलसिंग तो हैरान रह जाती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो सुन बोल रहा था कि मुझे लगा कि तुम भी मेरे को लेकर मेरे जैसा ही फील करती होंगी। तो वो कह रही थी हम दोनों का स्टेटस अलग है, तुम राजा के बेटे हो और मैं एक डांसर हूँ। प्यार एक लॉजिकलेस चीज़ है जो हमें डुबा ही देगी और कोई भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने कि राजा के बेटे से प्यार किया और लोगों ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने एंड में सुसाइड कर लिया। तुम ऐसा बता सकते हो कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमें ख़त्म करके रख देगी? जिस पर सुन बोलता है कि तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें प्रूफ करके रहूँगा कि प्यार हमें बचा भी सकता है। लेकिन वॉलसिंग तो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुन वॉलसिंग के पास आया था और उसके हाथ में एक कैथोलिक धर्म से रिलेटेड बुक थी जो वो वॉलसिंग को दिखा रहा था। वॉलसिंग कहती है कि तुम यहाँ पर आता हुआ किसी ने देखा तो नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है पहले तुम इस बुक को देखो, इस बुक में साफ लिखा है कि हम सभी लोग एक जैसे हैं, हमें कोई भी फर्क नहीं, ना ही कोई स्टेटस का फर्क है। हम इस बुक के बारे में लोगों को बताएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि हम जैसे आए हैं वैसे ही अकेले ही जाने वाले हैं। इस बुक के पढ़ने के बाद लोग फर्क करना बंद कर देंगे। तो वॉलसिंग भी स्माइल करने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो कैथोलिक क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे और क्लास में तो वो दोनों एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद वॉलसिंग सुन से पूछती है कि तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? तो वो कहता है कि एक बार लोगों के बीच में फ़र्क की ये दीवार टूट जाए तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं और कुछ ही टाइम बाद मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। वॉलसिंग स्माइल करते हुए कहती है कि वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी आगे की स्टडीज़ को लेकर पूछ रही हूँ। तो वो कहता है मैं स्टेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा।
वहीं दूसरी तरफ राजा को दिखाया जाता है जैसे कि मेड ने सारी सच्चाई बता दी थी कि सुन उस डांसर वॉल सिंह के साथ कैथोलिक धर्म की स्टडी कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। वहीं फिर से हम वॉल सिंह और सुन को देखते हैं जहाँ पर सुन का एग्जाम क्लियर हो चुका था और वो वॉल सिंह को बताने के लिए आया था कि अब मैं पढ़ाई के लिए हनियांग जा रहा हूँ और तुम टेंशन मत लेना, वहाँ से आते सार ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वॉल सिंह बोलती है कि तुम बस अपना ध्यान रखना। फिर सुन वॉल सिंह को वही क्रॉस मार्क वाला लॉकेट पहनाता है तो उसे पहनते टाइम वॉल सिंह कह रही थी कि मुझे कभी भी मत भूलना। तो सुन बोल रहा था कि तुम्हें भूलने से पहले तो मैं खुद को भूलना पसंद करूँगा। और इसके बाद सुन हनियांग चला जाता है। उसके हनियांग जाने के बाद पीछे से राजा ने ये न्यूज़ फैला दी थी कि कुछ लोग यहाँ पर कैथोलिक धर्म की स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग अब उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर काफ़ी हिंसा भड़क गई थी, लोगों के घर चलाए जा रहे थे और लोगों को मारा भी जा रहा था। तभी मीटिंग बैठती है, लोग राजा से बात रख रहे थे कि अगर हमने ये सब नहीं रोका तो हमारा विलेज खत्म हो जाएगा। तो राजा सबको बोलते हैं कि इसके लिए वॉल सिंह की बलि चढ़ा दो ताकि यहाँ पर शांति वापस से कायम हो सके। और होता भी ऐसा ही है। राजा के आदमियों ने वॉल सिंह को पकड़ लिया था और उसकी काफ़ी बुरी हालत कर दी जाती है। और जब उसे महल में लाया गया तो वहाँ की लेडीज उसे देखकर बोल रही थी कि हाँ यही तो वो लड़की है जिसने कि कैथोलिक धर्म की स्टडी करना स्टार्ट किया। राजा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब राजा का मेड वहाँ पर एक लॉकेट दिखाते हुए वॉल सिंह से पूछ रहा था कि लॉकेट तुम्हारा तो नहीं हो सकता, दरअसल वो तो सुन ने वॉल सिंह को दिया था। वॉल सिंह बोलती है ये मेरा ही है। अब उसे मारने के लिए ले जाया जा रहा था और तभी सुन भी गांव में पहुंच जाता है और उसे लोगों से पता चल गया था कि वॉल सिंह के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वो भागकर वहां पर पहुंचता तो है लेकिन तब तक वॉल सिंह को तो जान से मार दिया गया था। अब सुन वॉल सिंह को अपनी बाहों में लेकर रोने लग जाता है और वो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आज इसकी जान चली गई। और वो बदले की आग में वहाँ पर सभी को मारने लग जाता है। उसने एक इंसान को भी वहाँ पर नहीं छोड़ा। फिर वो अपने गले पर भी तलवार रख लेता है और कह रहा था कि अगर भगवान आप स्वर्ग में हो तो मुझे वहाँ पर आना ही नहीं है। इतना कहते ही वो अपना गला काट लेता है और उसकी भी मौत हो गई थी। तभी गुबन को होश आ जाता है और वह सपने से उठ गया था। इसका मतलब उसे सब कुछ पता लग गया था कि उसके पास लाइफ में क्या क्या हुआ। और वो दोही को देखकर बोलता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी मौत हो गई थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब दोही उठती है और कॉफ़ी बना रही थी। तभी गुबन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। गुबन का मूड कुछ खास नहीं लग रहा था तो दोही उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। तो गुबन बताता है कि मैंने अपनी इंसानी लाइफ देखी, उस समय मैं एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम था वॉल सिंह। तो दोही पूछती है कि अच्छा तो तुमने अपने एक्स को देखा, तो बताओ तुम्हारी हैप्पी एंडिंग हुई थी या फिर बैड एंडिंग। जिस पर गुबन कहता है मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। वो तो सूखने के पास आया था और उसे सारी बात बताता है तो वो कह रहा था कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैंने कैसे अपने प्यार के लिए सबको जान से मार दिया और हेवन में ना जाने की इच्छा भी प्रकट करी जिसके कारण आज मैं डीमन हूँ। तो सुकने बोलती है कि हाँ तुम्हारी आंखों में लोगों के खिलाफ इतनी आग पैदा हो गई थी जो तुम्हें डीमन बना सकती थी। तो गुबन कहता है तुम्हें 1% भी गिल्ट नहीं। तो सुकने कह रही थी कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है या फिर खुद पर, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम फिर से दोही को खो दोगे। तो गुबन कहता है मैं इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सुकने बोल रही थी ये तुम्हारी किस्मत है जो कि पहले ही लिखी जा चुकी है और ये पक्का दोहराएगी, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब गुबन बिना कुछ कहे अपनी सुनवल फाउंडेशन में चला जाता है जहाँ पर वही डांसिंग डॉल्स को देख रहा था। उन्हें देखकर उसे वॉल सिंह ध्यान आती है। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं। अब वो कैबिन में आ जाता है जहाँ पर बोगिन पहले ही उसका वेट कर रहा था और बोलता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। तो गुबन भी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ मेरा नाम उस टाइम पर ईसुन था और मैं वॉल सिंह नाम के लड़के से प्यार करता था और प्यार में ही मैंने काफ़ी लोगों की जान ले ली। जिस पर बोगिन कहता है क्या वो लड़की सुंदर थी। तो गुबन बताता है कि वो दोही ही थी। तो बोगिन कह रहा था कि अच्छा तुम्हारा दोही से मिलना कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता और टैटू ट्रांसफ़र होना भी, क्या दोही इस बारे में जानती है। तो गुबन कह रहा था कि उसे इस बारे में पता ना ही चले तो ही अच्छा होगा। वही हम दोही को भी देखते हैं जो ये सोच रही थी कि कहीं सुन बोल से गुबन आज भी तो प्यार नहीं करता, तभी वो मुझे अवॉइड कर रहा था। फिर वो खुद को ही कहती है दोही तुम्हें क्या सोच रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचकर तुम एक पॉजेसिव वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। सीन कट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पर सेरा अपने बेटे डोकुंग से मिलने के लिए आई हुई थी और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकाल लेंगे। डोकुंग कहता है कि तुम सब जानती हो ना कि ये सब डैड का किया धरा है, लेकिन तुमने फिर भी उनका साथ दिया, असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सारा बोलती है मैंने जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और वो उसे कहती है कि गलती तुम्हारी इतनी है क्योंकि तुमने अपने डैड की बात नहीं मानी, अगर तुम मान लेते और अगेंस्ट ना जाते तो तुम आज यहाँ पर नहीं होते।
डोक्यू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मोम से कह रहा था कि अगला नंबर आप ही का होगा। तभी डोक्यू को लेने के लिए वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जा लेते हैं। इसके बाद सेरा एक फर्नीचर की दुकान पर आ रखी थी, तभी उसे किसी की कॉल आती है। कॉल पिक करने के बाद वो तो बेहोश ही हो गई थी। सीन कट होता है तो गुवन की तरफ, जो एलिवेटर में जा रहा था। वहीं पर सियोखुन भी होता है। सियोखुन तो गुवन से थैंक्स कर रहा था कि तुमने मेरा हाथ सही कर दिया। गुवन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस मुझे लगा कि तुम्हारा हाथ सही कर देता हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। अब सियोखुन गुवन से माफ़ी भी मांगता है कि उसने गुवन को कितना गलत समझा। वहीं दोई को कॉल आई थी और उसे पता लगता है कि डोक्यू की डेथ हो चुकी है। ये बात उसने गुवन और सियोखुन को भी बता दी। फ्लैशबैक सीन में बताया जाता है कि डोक्यू ने तो सुसाइड किया था। इसके बाद वो डोक्यू के फ्यूनरल पर पहुंचते हैं, जहां पर सियोकमिन मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। पीछे ही सेरा खड़ी थी, जो सियोकमिन को गुस्से भरी नजरों से लगातार देखे जा रही थी। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, हाथ धो रही थी। साथ में हम देखते हैं कि उसके हाथ पर तो काफ़ी चोट भी लगी है। बाहर ऐसे ही आती है, वहाँ पर सियोखुन पहुँचता है और सेरा को संभालने की कोशिश कर रहा था। सेरा बोलती है कि मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। सियोखुन कहता है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल ज़रूर करना। सेरा भी हामी भर के वहाँ से चली गई थी। वहीं दोही को देखते हैं, जो सियोकमिन के पास गई थी। सियोकमिन कहता है मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर खुशी हुई कि तुम डोक्यू के फ्यूनरल पर आई हो। वो कहती है कि मैं क्यों नहीं आती, उसने जू का कत्ल जो किया था। अब सियोकमिन अनजान बनते हुए कहता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। अगर मुझे जरा सा भी आभास होता तो मैं उसे वहीं पर रोक देता। तो ही भी हैरान थी, कैसे हो सकता है कि बेटे के डैड को पता ही नहीं कि उसका बेटा क्या कारनामे कर रहा है। अब सियोकमिन अपने काम की बात करने लग गया था, तो ही बोलती है कि तुम्हें आज भी अपने काम की सोच रही है। सियोकमिन बोलता है कि ये कंपनी मेरी मॉम ने काफ़ी मेहनत से बनाई थी और अब मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली बनकर इस कंपनी को संभालें। अब सुवान भी वहाँ पहुँच जाती है, जो काफ़ी रो रही थी और सियोकमिन से कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरी मॉम को कैसे मार सकता है, एक पोता अपनी दादी को कैसे मार सकता है, उसने ऐसा क्यों किया। सियोकमिन उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। पीछे धुई जब ये बात सुनती है तो उसे अभी भी काफ़ी अजीब लग रहा था और वो गुवन से कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। जब गाड़ी में वो गुवन के साथ थी तो कह रही थी क्या ये सच है कि सियोकमिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं वापस सियोकमिन को सुवान के साथ देखते हैं, जो कह रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक फैमिली की तरह काम करना है। तो वो कह रही थी कि मैं तो तुम्हारे इतने क्लोज भी नहीं हूँ। तो वो उसे लालच देने के लिए कहता है कि इस कंपनी के वारिस सिर्फ तुम्हारे दोनों बच्चे ही तो बचे हैं, अस्टिन एंड जस्टिन। वहीं पीछे सेरा खड़ी हुई थी, जो अपने पति को घूर रही थी, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता था कि उसके पति का ही ये सब किया धरा है। डोक्यू तो इनोसेंट था। वहीं दूसरी तरफ गुवन दोही को लेकर सुनमल फाउंडेशन में आ जाता है, क्योंकि अब गायुन की ये लास्ट परफॉर्मेंस होने वाली थी और वो गायुन से मिलने के लिए भी जाते हैं। दोही गायुन को फ्लावर बुके दे रही थी, गायुन भी ले लेती है और गुवन से कहती है कि अब तो तुम खुश होंगे ना, क्योंकि ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस होने वाली है, इसके बाद मैं कोरिया छोड़कर चली जाऊंगी। अब वो सभी परफॉर्मेंस देखने के लिए अंदर आ गए थे, जहाँ पर गुवन तो दोही के साथ बैठा हुआ था और वहीं पर गायुन भी उन दोनों को ही देख रही थी। तो वो बोगुन से कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने डांस करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि गुवन जब उन डांसिंग डॉल्स को देखता था तो मुझे लगता था कि जब मैं डांस करना स्टार्ट करूंगी तो गुवन मुझे भी देखेगा, लेकिन उसका ध्यान तो दोही से कभी हटा ही नहीं। लेकिन अब मैं उनके लिए खुश हूँ। अब गायुन की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी और उसे देखकर गुवन को तो वोल सिंह ध्यान में आ जाती है कि कैसे उसने वोल सिंह के साथ कितने पल बिताए और लास्ट एंड में वो वोल सिंह के साथ भी नहीं रह पाया। इतना सब याद करके वो इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगा था। वहीं दोही उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सही फील नहीं कर रहे हो। तो गुवन उसे बताता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत लोगों को मारा है। दोही बोलती है उसका कोई तो रीज़न हुआ होगा ना। तो वो बता देता है कि मेरे प्यार को उन लोगों ने मार दिया था और ये सब मेरी वजह से हुआ था। वोल सिंह ने मुझे कहा भी था कि प्यार सिर्फ लोगों की जान ले सकता है, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसे दिखा कर रहूँगा कि प्यार लोगों को जीना भी सिखाता है, और मैं फेल हो गया। मैंने उसे उम्मीद दिखाई और उसने मुझ पर विश्वास करके खुद की जान दे दी। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही खो दूँ या फिर तुम मेरी वजह से किसी चीज़ को लेकर सफ़र करो। दोही बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारा मेरे साथ ना होना मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक होगा, तो हम इस दर्द को बांट ही लेते हैं ना। दोही की ये बात सुनकर गुवन स्माइल करता है और ये डिसाइड करता है कि अब मैं इस लव स्टोरी की एंडिंग सैड नहीं होने दूंगा। अब परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई थी। सीन उस दिन पर शिफ्ट करते हैं जहाँ पर दोही के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ। वहीं पर मिसेस जू खड़ी हुई थी और वहाँ पर दोही का ही कॉल आ रहा था उसके पेरेंट्स को। तभी हम गुवन को भी देखते हैं, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ पर आ रखा था। जब वहाँ से गुवन जा रहा था तो उसकी नज़र मिसेस जू पर जाती है। मिसेस जू भी गुवन को देखती है तो गुवन उन्हें देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के और वीडियोस के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।